शाम का समय था। सूरज ढलने को था और गांव की पगडंडियों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। उसी समय शहर से एक जवान गांव में आया। चौपाल के पास बनी चाय की टपरी पर गांव के कई लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अचानक वह जवान भी वहां आ पहुंचा। उसकी शक्ल सूरत और पहनावे से सबको महसूस हुआ कि यह कोई बाहर का है। गांव के लोग उसे कौतूहल से देखने लगे। टपरी वाला राम खिलावन ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा बैठो, चाय पियोगे? हाँ काका, एक चाय मेरे लिए भी बना दीजिए। मैं शहर से आया हूँ। दरअसल मेरा तबादला इस गांव के ग्रामीण बैंक में हो गया है। क्या यहाँ रहने लायक कोई घर मिल जाएगा? पास ही बैठे बूढ़े हरिराम ने कहा, हाँ हाँ, मेरा घर तो है खाली। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मैं उसे तुम्हें बेच दूंगा। वैसे भी कई सालों से खाली ही पड़ा है। अब मैं अकेला आदमी कितने घरों में रहूं? तुम सुबह मेरे घर आ जाना, बात कर लेंगे। ठीक है काका, कल सुबह मैं आऊंगा। हाँ बेटा, सुबह आ जाना। घर भी देख लेंगे और जरूरी बातें भी कर लेंगे। हरिराम जी इतना कहकर अपने घर की ओर चल पड़े। उनकी पीठ जल्द ही पगडंडी के मोड़ के पीछे लुप्त हो गई। इधर चौपाल पर बैठे गांव वालों की नजरें बड़े ध्यान से राकेश पर टिक गईं। अरे भाई, तुम्हें अपनी जान की परवाह है कि नहीं? राकेश ने हैरानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीड़ में सन्नाटा छा गया। मनोहर जी ने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, वह कोठी कोई नहीं खरीदता। तुमसे पहले भी एक परिवार आया था। हमने उन्हें भी यही कहानी सुनाई थी, मगर वे नहीं माने और उस घर को खरीद लिया। और फिर जो हुआ वह बहुत ही दर्दनाक था। सबकी सांसें जैसे थम गईं। राकेश की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ था काका? उस परिवार के साथ ऐसा क्या घटा? पास ही बैठे मनोहर ने धीमी आवाज में कहा, वो परिवार 3 लोगों का था। पति, पत्नी और उनकी छोटी बच्ची। शुरू में सब ठीक था, मगर कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगी। रात को बच्ची अचानक चीख पड़ती थी। एक शाम बंसी और उसकी पत्नी राधा घर के आंगन में चारपाई पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों से झींगुरों की आवाज आ रही थी। दोनों किसी रोजमर्रा की बात पर चर्चा कर रहे थे कि तभी अचानक अंदर से उनकी बेटी की तेज चीख सुनाई दी। दोनों हड़बड़ाकर चारपाई से उठे और भागते हुए कमरे की ओर दौड़े। दरवाजा आधा खुला था। भीतर जाते ही जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी कमरे के कोने में सहमी खड़ी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें दरवाजे की खिड़की की ओर जमी थी। क्या हुआ बेटी? क्यों चीखी? माँ, कोई मुझे बुला रहा था। खिड़की से एक औरत झांक रही थी, सफेद कपड़े में। उसके बाल मेरे चेहरे तक आ रहे थे। ओहो, तुम भी ना? ये भूतों वाली कहानियां सुनती हो ना तुम, उसी का असर है। अब ये बातें दोस्तों से मत करना। खुद तो डरती हो और हमें भी डरा देती हो। ये भूत कुछ नहीं होता, समझी? बंसी के समझाने के बाद भी उसकी बेटी की आंखें उस खिड़की से हट ही नहीं रही थी। चेहरे पर डर की परछाई साफ झलक रही थी। होंठ थरथरा रहे थे और छोटे छोटे हाथ राधा की साड़ी को कसकर पकड़े हुए थे। अगली सुबह बंसी हमेशा की तरह काम पर निकल गया था। राधा और उसकी बेटी घर पर ही रही। दिन किसी तरह बीत गया। शाम को जब बंसी थका हारा घर लौटा तो उसने देखा
दरवाजा आधा खुला हुआ है। उसके कदम अचानक रुक गए। दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। धीरे धीरे उसने दरवाजा धकेला और भीतर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर किसी ने तकिया रख छोड़ा था, मानो उसे दबाकर उसकी सांसें रोकने की कोशिश की गई हो। ठीक बगल में जमीन पर राधा पड़ी थी, बिल्कुल निढाल, जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। लाडो, बेटा लाडो, उठो। क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ क्यों नहीं रही? लाडो का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा था। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह खुली थीं। होंठ आधे खुले हुए थे, जैसे किसी अनकहे चीख को भीतर ही भीतर दबा लिया गया हो। चेहरा जमे हुए डर से सख्त था, मानो आखिरी क्षणों में उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सामान्य इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती। बंसी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सामने जिंदगी एक ही पल में बिखर गई थी। एक ओर उसकी प्यारी लाडो जा चुकी थी और दूसरी ओर राधा 3 दिन से बेसुध पड़ी थी। 3 दिन बीत चुके थे, पर राधा ने आंखें नहीं खोली। वैद्य लोग आकर देख गए, जड़ी बूटियां होती, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, मानो उसकी आत्मा ही कहीं गहराई में कैद हो गई हो। दूसरे दिन सुबह होते ही बंसी वैद्य जी को लाने के लिए निकल पड़ा। राधा को अभी तक होश नहीं आया था। बंसी के मन में बेचैनी और डर बढ़ता ही जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पत्नी की यह हालत क्यों बनी हुई है। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वैद्य जी के पास जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में गांव की एक काकी उससे टकरा गई। काकी ने उसे देखा और घबराए स्वर में बोली, अरे बंसी बेटा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चेहरे पर यह चिंता क्यों? काकी, राधा को अब तक होश नहीं आया। 3 दिन से बेसुध पड़ी है। मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूं। काकी चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। होंठ कांप रहे थे, पर शब्द जैसे गले में अटक गए हों। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि बंसी को कैसे समझाए कि राधा की हालत का इलाज किसी भी वैद्य के पास संभव नहीं है। बंसी बहुत ही जल्दबाजी में था। उसकी आंखों के आगे बस राधा का बेसुध चेहरा घूम रहा था। उसने बिना कुछ और सुने जल्दी जल्दी अपने कदम वैद्य जी के घर की ओर बढ़ा लिए। शाम को बंसी निराश होकर घर वापस आया। वैद्य जी अपने किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसीलिए दवा भी नहीं मिल सकी। मन में बोझ और थकान लिए वह भारी कदमों से अपने आंगन में पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। बंसी को लगा शायद किसी पड़ोसी ने आकर हालचाल लिया होगा। उसने बिना सोचे समझे दरवाजा धकेला और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सांस जैसे गले में अटक गई और हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए। बंसी की सांसें तेज हो गई। सामने राधा खड़ी थी, लेकिन वह वैसी राधा नहीं लग रही थी जिसे वह जानता था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में सफेदपन था और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसके ठीक पीछे एक बड़ा सा काला साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। होंठ तो नहीं दिख रहे थे, पर आवाज सीधी बंसी के कानों में उतर रही थी। तुम सब मारे जाओगे। तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। इस घर में सिर्फ मैं रहूंगी और मेरे प्रति जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला तुम सबसे लिया जाएगा। अब तुम सब मारे जाओगे। बंसी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। उसका हाथ कांप रहा था, पर आवाज में अब एक अट्ठाह ठहराव आ गया था। उसने धीरज से कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बच्ची को तुमने छीन लिया, अब मेरी पत्नी के पीछे क्यों लगी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दो। कमरा एकाएक कांप उठा।
दीवारों से जैसे कोई अदृश्य ताकत टकराई और धूल झरने लगी। राधा के पीछे खड़ा वह काला साया धीरे धीरे और ऊंचा होता गया। उसकी आकृति अब और साफ हो चुकी थी। एक औरत का चेहरा, बिखरे हुए बाल और आंखों में जलती हुई आग। मंजर और भी भयंकर हो गया। कमरे की ठंडी हवा में वही गूंजती आवाज लौट आई। तुम्हारा बस इतना कसूर है कि तुम इस घर में आए। मैं मीरा हूँ। यह घर मेरे माँ बाप का था। मेरे पति ने मुझे मेरे माँ बाप को मारकर इस घर के नीचे दफन कर दिया और फिर यह घर जमींदार को बेच दिया। तब से मैं यहीं हूँ और अब मेरे रहते कोई भी इस घर में नहीं रह सकता। कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इतना कहकर वह काली परछाई अचानक हवा में झाग की तरह बिखर गई और गायब हो गई। जैसे ही परछाई ओझल हुई, राधा का शरीर झट से ढह पड़ा और वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। राधा उठो ना। राधा, तुम्हें क्या हो गया? ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ये घर, कल ही मैं इस घर से चला जाऊंगा। रात का घनघोर अंधेरा जैसे तैसे कट गया। सुबह हुई तो बंसी आंगन में बाहर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थकान से झुका हुआ था। मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, अब आगे क्या होगा? अंदर राधा अभी भी बेसुध पड़ी थी। बंसी बाहर बैठा सोच ही रहा था कि तभी अचानक घर के भीतर से एक जोरदार चीख की आवाज गूंजी। बंसी जैसे ही भागता हुआ अंदर गया, उसकी सांसें तेज हो रही थी। दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला तो सामने राधा खड़ी थी। राधा, राधा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? तुम होश में आ गई हो ना? बताओ राधा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसी काले साए ने हमारी लाडो को मारा है और अब वह हमें भी नहीं छोड़ेगी। यह घर शापित है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। दोनों ने सामान बांध लिया। बंसी ने शाम को बस पकड़ने के लिए रिक्शे वाले को बुलाया। बंसी जैसे ही रिक्शा बाहर खड़ा कर घर के अंदर गया, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। बंसी जैसे ही अंदर आया, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह हिला दी। सामने राधा थी। छत से किसी ने रस्सी बांधकर उसे लटका दिया था। उसका शरीर निर्जीव था, आंखें बड़ी और फटी हुई थी, जैसे आखिरी डरावना दृश्य उसने देखा हो। होंठ सख्त थे, सांस बिल्कुल बंद। बंसी के मन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका तो पूरा परिवार ही, लाडो, राधा और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। दिल में जैसे अंधेरा उतर आया हो। वह जगह पर जम गया। हाथ पांव सुन्न और आंखें फटी फटी रह गई थी। बंसी का दिल टूट चुका था। वह दौड़ता हुआ राधा के पास गया। उसके हाथों में राधा का ठंडा शरीर था और आंखों से आंसू बहने लगे। राधा, ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने धीरे धीरे राधा का शरीर उठाया और सावधानी से जमीन तक उतारा। आंसू उसकी आंखों से थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर बंसी ने अपने भीतर से हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि अब राधा के लिए शांति और सम्मान जरूरी है। गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से उसने राधा का अंतिम संस्कार किया। अगली सुबह बंसी ने हर किसी को अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताया। कुछ ने उसका विश्वास नहीं किया और कुछ ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, डर के मारे कि कहीं उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ दिनों बाद बंसी भी छत से लटका हुआ मिला।
सभी ने यही सोच लिया कि शायद पत्नी और बच्चे की मौत ने उसे इस कदम को उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके दिलों में दुख और सहानुभूति थी, पर सवालों के जवाब कहीं खो गए थे। मगर कुछ लोग जानते थे कि यह सब उसका किया नहीं, कि बंसी का हाथ इसमें नहीं था। लेकिन डर के मारे वे कोई शब्द कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राकेश अंदर से बहुत डर चुका था। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थीं। उसने घबराकर काका से पूछा, फिर आगे क्या हुआ? क्या यह कहानी सच है या बस मनगढ़ंत कहानी है? उसके बाद से वह कोठी पूरी तरह खाली है। अब वहां कोई रहना नहीं चाहता। अगर तुम्हें वहां रहना है तो अब तुम्हें ही देखना है। हमारी कहानी जो हमने सबको बताई सच है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। गांव वाले भी इसे मानते हैं, पर डर के मारे किसी ने उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सभी लोग वहां से चले गए। राकेश वहीं बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में डर, बेचैनी और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण चल रहा था। तभी चाय की टपरी के काका राम खिलावन पास आए और धीरे से बोले, अरे राकेश बेटा, यह सब बस मनगढ़ंत कहानियां में है। गांव के लोग हर किसी को सुनाते रहते हैं, डराने धड़काने के लिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राकेश वहां से उठकर वापस जाने लगा, पर तभी उसकी नजर उसी कोठी पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, कुछ अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा और अंदर ले चली। अंदर कदम रखते ही राकेश को ऐसा लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और एक सन्नाटा पूरे कमरे में फैल गया। हवा ठंडी और भारी थी, मानो हर चीज में कुछ छिपा हुआ हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जैसे ही उसने भीतर देखा, राकेश की आंखों के सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह हिला दी। बिस्तर पर एक छोटी सी बच्ची पड़ी थी। उसके सिर पर तकिया रखा हुआ था। छत से दो निर्जीव शरीर लटक रहे थे। उनकी आंखें बाहर फटी हुई थीं। उनके बगल में एक काला साया खड़ा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका हाथ पांव सुन्न हो गए और सांसें तेज हो गईं। कमरे का वातावरण इतना डरावना और असहज था कि वहां खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। राकेश ने जैसे ही यह भयानक दृश्य देखा, उसके कदम पीछे खिंच गए। वह डर से कांपते हुए जोर से वहां से भागने लगा।